गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज खाद्य एवं पोषण विज्ञान फूड्स एंड न्यूट्रिशन की अगली क्लास में आप सभी का स्वागत है। होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए विशेष उपयोगी क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मिनरल्स यानी कि खनिज तत्व। खनिज तत्व वही होते हैं जिस प्रकार से मैंने पहले बताया, एक प्रकार के पोषक तत्व जो कि कम मात्रा में हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। खनिज तत्व हमें प्रचुरता में मिलते हैं कहाँ? सब्जियों में, फलों में, जितने भी ऐसे सुरक्षात्मक भोज्य तत्व कहा गया है इन्हें। क्यों? क्योंकि ये शरीर के नियामक कार्यों को संपन्न करते हैं। ऐसी प्रक्रियाएं जिसमें कि शरीर की प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस, बॉडी प्रोसेसेस, मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होता है, ऐसे कार्यों को संपन्न करते हैं। मिनरल्स के बारे में एक एक चीज़ जानेंगे आगे। एक प्रारंभिक जानकारी आपको पिछली क्लास में मैं खनिज तत्व यानी कि मिनरल्स के बारे में दे चुकी हूँ। आज उसी को जानकारी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और एक खनिज तत्व के बारे में जानेंगे। तो हमारे शरीर को ये जो खनिज तत्व हैं ये कई कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। माइक्रो यानी कि कम, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। तो कम मात्रा में शरीर के द्वारा आवश्यकता होती है, इसीलिए इन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट कहा गया है। एक स्वस्थ शरीर के लिए ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि ये जो पोषक तत्व हैं, खनिज तत्व या विटामिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत खनिज तत्व भी आ जाएगा और विटामिन भी आ जाएंगे जो हमने पढ़े थे पहले। तो इनकी आवश्यकता होती है आरडीए के अनुरूप, यानी कि जो डेली अलाउंसेस हैं जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दिया है उसको फॉलो करते हुए जितनी आवश्यकता किसी एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए है उतनी हमें आहार के द्वारा ग्रहण करनी चाहिए ताकि सभी प्रक्रियाएं सुचारू चलती रहें शरीर में। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील दोनों ही विटामिन आवश्यक हैं। और खनिज तत्वों की हम इसमें बात कर रहे हैं तो खनिज तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत वो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? फलों और सब्जियों में। जितने भी अलग अलग रंग के फल और सब्जियां हैं उनमें अलग अलग मिनरल्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा दूसरी और महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? होल ग्रेन सीरियल्स, जितने भी साबुत अनाज है जैसे कि गेहूँ हुआ, चावल हुआ, इस प्रकार की चीज़ें हैं, रागी है, बाजरा है, इन साबुत अनाजों में भी मिनरल्स यानी कि खनिज तत्व काफ़ी मात्रा में होते हैं। और मांसाहारियों में जो रेड मीट होता है यानी कि जो लाल मांस होता है उसके अंदर मिनरल्स होते हैं। अब ये मिनरल्स कहाँ से प्राप्त होते हैं? जो रॉक्स यानी कि चट्टानों में, ज़मीन में, मिट्टी में मिनरल्स होते हैं ये खनिज तत्व। हम सभी जानते हैं कि मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं यानी कि खनिज तत्व होते हैं जो कि उसकी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और उसमें अच्छी चीज़ें पैदा होती हैं, विकसित होती हैं। तो जो फल और सब्जियां उस मिट्टी में, अच्छी मिट्टी में उग रही हैं, उपज हो रही है, वो उस मिट्टी में से ही खनिज तत्व ग्रहण कर लेती हैं और जब वो फल सब्जियां हम खा रहे हैं तो वो खनिज तत्व हमको मिल रहे हैं। और इसी प्रकार से जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, जो जंतु जगत से प्राप्त चीज़ें हैं, उनमें भी, क्योंकि मांसाहारी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी वस्तुओं में भी खनिज तत्व होते हैं क्योंकि जानवर उन्हें ग्रहण कर रहे हैं। तो इनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं मिनरल्स यानी खनिज तत्वों को। एक तो मेजर मिनरल जो कि थोड़ी ज़्यादा मात्रा में शरीर को चाहिए, एक माइनर मिनरल जो कि बहुत ही कम मात्रा में शरीर को चाहिए। तो मेजर मिनरल का एक उदाहरण जैसे कि हो जाएगा कैल्शियम। जो कैल्शियम करीब 400 मिलीग्राम हमें एवरेज चाहिए होता है। और इसी प्रकार से माइनर जो ट्रेस एलिमेंट, ट्रेस यानी कि बहुत छोटा, कुछ पिंच, एक चुटकी होता है ना, जैसे बिल्कुल उसी प्रकार से, तो वो कम, बहुत ही मामूली सी मात्रा में चाहिए। ट्रेस एलिमेंट्स का उदाहरण हो सकता है सोडियम यानी कि नमक। मिनरल्स के 4 प्रमुख फंक्शन है, हमने देखा ही था, पिछली क्लास में भी जाना था। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि एक तो बॉडी बिल्डिंग का है, शरीर के निर्माण का है, जिसमें कि दांत और हड्डियों के बनावट को, उनको फॉर्मेशन में, उनको बनने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। इसके अलावा बॉडी प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं, तंत्रिका तंत्र की
और जितनी भी शरीर की विभिन्न क्रियाएं हैं उनके नियंत्रण का कार्य खनिज तत्व करते हैं। और इसके अतिरिक्त जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड्स हैं सेल्स के, और सेल्स कोशिका और कोशिका द्रव्य हैं, शरीर के जितने भी द्रव्य हैं उनका महत्वपूर्ण अवयव होते हैं खनिज तत्व। साथ ही साथ एंजाइम्स और हार्मोन्स के निर्माण में भी ये सहायक होते हैं। अब बहुत सारे पोषक तत्व, बहुत सारे मिनरल्स के हैं, मतलब क्या कहें कि नाम हैं, आपने जो कॉमन सुने हुए हैं, हमने पिछली क्लास में भी बात की थी, कैल्शियम है, आयरन, आयोडीन, सोडियम, क्लोरीन, बहुत सारी और हैं मिनरल्स। एक ही क्लास में सब चीज़ें कवर नहीं हो सकती, तो आज हम जो सब बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल है खनिज तत्व आयरन, आयरन यानी कि लौह तत्व, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। लौह तत्व क्या है? लौह तत्व सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा, आयरन का नाम किससे जुड़ा हुआ है? एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आयरन ज़रूरी होता है हमारे शरीर में, एक वर्णक है हीमोग्लोबिन, उसके निर्माण में। तो हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करता है, यानी कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। और शरीर से जो निकालने वाली चीज़ें बाहर निकालने, अब क्या कहें कि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से कोशिकाओं से बाहर निकालनी होती है, तो फिर क्या बनता है? हीमोग्लोबिन का वर्णक उसके साथ मिल के जुड़ के क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और फिर उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे कि आपको दवाई पीनी है तो आप दवाई ऐसे ही नहीं ले लेते ना, आप उसे पानी में मिलाते हैं। कोई सिरप पीना है तो उसे पानी में मिलाते हैं और फिर पीते हैं, तब वो असर करती है ठीक से, और ठीक से आपकी कोशिकाओं तक पहुंच पाती है। उसी प्रकार से हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण वर्णक है जो शरीर में ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट कहते हैं इसे। ये भी प्रश्न आ सकता है, विच इज़ द ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट इन आवर बॉडी? तो क्या है? हीमोग्लोबिन, अर्थात हिंदी में कहें इसे तो ऑक्सीजन संवहन के लिए उत्तरदायी कौन सा वर्णक है? तो वो हीमोग्लोबिन है, इसका नाम हीमोग्लोबिन ही है। ठीक है, तो आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके निर्माण में काम करता है और ऑक्सीजन को संवहन में मदद करता है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो हो जाता है एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता। बहुत सारी महिलाओं, लड़कियों में रक्त अल्पता की समस्या पाई जाती है। कहाँ कहाँ मिलेगा? क्या आहार स्रोत हैं? लाल मांस, किडनी, लिवर, ये जितने भी मांसाहारी चीज़ें हैं उनमें हैं, एग्स, अंडे, और इसके अलावा ब्रेड में जो ब्राउन ब्रेड होती है ना, ब्राउन ब्रेड यानी कि जो गेहूँ पूरे साबुत गेहूँ से बन रही है, जिसमें उसका बाहरी छिलका हटाया नहीं गया है, छान के नहीं बन रहा। और इसके अलावा जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें लौह तत्व यानी कि आयरन होता है। अब आयरन कहाँ कहाँ चाहिए? तो ये देखिए, ये जितने भी MCQs में आने वाला महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए बहुत ध्यान से देखें। सबसे पहले तो ब्लड में, रक्त में क्या है? हीमोग्लोबिन वर्णक है जो हीम प्लस ग्लोबिन से बना है। हीम से तात्पर्य आयरन से है, ग्लोबिन से तात्पर्य प्रोटीन से है। तो इस प्रकार से ये, इसका कार्य क्या है हीमोग्लोबिन वर्णक का? अभी मैं बता चुकी हूँ आपको। रक्त में, शरीर में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुँचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो रक्त में उपस्थित वर्णक हीमोग्लोबिन, उसमें आयरन की आवश्यकता होती है, ग्लोबिन प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है। तो पहला महत्वपूर्ण काम है कि लौह तत्व हमको चाहिए हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए। फिर मसल्स में एक वर्णक होता है जिसका नाम है मायोग्लोबिन। अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मायोग्लोबिन, व्हाट इज द पिगमेंट प्रेजेंट इन द मसल्स? मायोग्लोबिन। मांसपेशियों में उपस्थित वर्णक का नाम बताएं। मायोग्लोबिन है उसका नाम, हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में ही मायोग्लोबिन है। अब ये किससे बना है? मायोग्लोबिन भी Fe जो मैंने यहाँ लिखा है ये सिंबल होता है, ये चिन्ह है आयरन का, लौह तत्व का। तो आयरन और ग्लोबिन दोनों चीज़ों से बना है। दूसरा महत्वपूर्ण उपस्थिति हो गई आयरन की। और तीसरी, आयरन लौह तत्व किस रूप में उपस्थित है? एंजाइम्स के रूप में।
एंजाइम्स कौन कौन सी है? साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम्स होती हैं जो हम रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होने वाली एंजाइम्स है। रेस्पिरेशन यानी कि रेस्पिरेशन इज इनहेल एक्सहेल, यानी कि जो श्वसन तंत्र और श्वसन प्रक्रियाओं में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें प्रयुक्त होने वाली एंजाइम्स होती हैं साइटोक्रोम, यही नाम है इसका। कैटालिसिस होती है तोड़ने वाली, जितने भी टूटने वाली प्रक्रियाएं हो रही हैं उसके अंतर्गत जो एंजाइम्स लग रही हैं वो कैटालिसिस हो जाएगी। और पर ऑक्सीडेज ये भी रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की प्रक्रिया में लगने वाली प्रयुक्त होने वाली एंजाइम ही है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इन एंजाइम्स के बिना इन प्रक्रियाओं का संपन्न होना संभव नहीं है। एंजाइम्स का एक बेसिक पहचानो कैसे कि एंजाइम है, तो आप देखो इन सब में क्या लग रहा है, ज़्यादातर एंजाइम्स में क्या लग रहा है, ES। तो कैटालेसिस ES, परऑक्सीडेज ASE जो लगता है ना लास्ट में, या किसी में ES लग जाएगा, वो एंजाइम का चिन्ह है। ठीक है, तो एंजाइम के रूप में उपस्थित है। इसके अलावा भी स्वतंत्र रूप में रक्त में भी लौह तत्व उपस्थित होता है। और किस रूप में उपस्थित होता है? ट्रांसफेरिन। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि लौह तत्व किस रूप में रक्त में स्वतंत्र तरीके से उपस्थित है, या रक्त में स्वतंत्र रूप से उपस्थित लौह तत्व का नाम बताएं, वर्णक का नाम बताएं। उसका नाम है ट्रांसफेरिन, ये याद होना चाहिए आपको। अब आयरन के बारे में, लौह तत्व के बारे में इतनी बातें हमने जान ली। क्या चीज़ ज़रूरी है कि वो रेकमेंडेड अलाउंसेस कितना है, कितनी मात्रा में किसी व्यक्ति को लौह तत्व ग्रहण करना चाहिए, वो महत्वपूर्ण बात है। अब इसमें एक चीज़ जाननी और याद रखनी बहुत महत्वपूर्ण है कि लौह तत्व जितना हम ग्रहण कर रहे हैं भोजन में, वो सारा का सारा शरीर में अवशोषित होके काम में नहीं आता। बहुत ही कम मात्रा होती है जो कि आयरन के रूप में हमारे शरीर संग्रहित कर पाता है या उपयोग कर पाता है, जितना कि हम खा रहे हैं आहार में। और ये आप देख रहे हैं नीचे लास्ट लाइन, ओनली 3% ऑफ आयरन गेट्स एब्जॉर्ब्ड ऑफ फूड इनटेक, यानी कि जितना खाना हम खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उसका 3% भाग ही हम लौह तत्व के रूप में अपने शरीर में उसका उपयोग कर पाते हैं। अवशोषित केवल 3% होता है हिस्सा। इसीलिए जो RDA है उसको ज़्यादा मात्रा किया हुआ है, ताकि हमारे शरीर को आवश्यकता कम की है, लेकिन RDA ज़्यादा इसलिए लिखा है क्योंकि उसका बहुत कम प्रतिशत शरीर में अवशोषित हो रहा है। तो अब मेल्स यानी कि पुरुषों में कितनी आवश्यकता है? 28 मिलीग्राम। मिलीग्राम क्या है? आयरन लौह तत्व को मापने की इकाई है, जिस मात्रा की इकाई है कि कितनी मात्रा हमें ग्रहण करनी चाहिए। तो पुरुषों को प्रतिदिन 28 मिलीग्राम लौह तत्व ग्रहण करना चाहिए, वहीं महिलाओं को 30 मिलीग्राम लौह तत्व ग्रहण करना चाहिए। गर्भावस्था में ये मात्रा बढ़ जाती है और गर्भवती महिला को 38 यानी कि 38 मिलीग्राम लौह तत्व ग्रहण करना चाहिए। और वहीं धात्री माता, लैक्टेशन यानी कि जो दूध पिलाने वाली माता है, उसके लिए ये मात्रा है 30 मिलीग्राम। तो ये महत्वपूर्ण मात्राएं हैं जो कि ध्यान रखनी चाहिए लौह तत्व की आवश्यकता पूरी करने के लिए। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लौह तत्व होता किस में है, और ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी विषय है क्योंकि ज़्यादातर किशोरियों में आयरन की कमी होती है, लौह तत्व की कमी होती है। अब लौह तत्व की कमी अगर ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हीमोग्लोबिन का लेवल चेक कर लिया जाता है, उसकी ग्राम परसेंटेज में उसका स्तर नापा जाता है, और उससे पता लग जाता है कि व्यक्ति में कमी है या वो एक सामान्य मात्रा है। अब अगर कमी है तो क्या करना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना होगा कि जो लौह तत्व में रिच भोज्य पदार्थ हैं उनको ग्रहण किया जाए, उनको आहार में शामिल किया जाए।
तो यहाँ पे मुख्य रूप से मैं शाकाहारी लोगों की ही बात करूँगी कि उनको किन किन भोज्य स्रोतों से लौह तत्व प्राप्त हो सकता है। पहले नंबर पे आता है कई प्रकार के अनाज। जितने भी साबुत अनाज हम ग्रहण करते हैं उसमें प्रमुख रूप आएगा बाजरा और रागी। जैसे हम राजस्थान में बाजरा उपयोग करते हैं, वैसे ही उसी टाइप का एक डार्क कलर का गहरे रंग का अनाज छोटे छोटे दाने वाला होता है जिसे बोलते हैं रागी। थोड़ा काला होता है, वो डार्क ब्राउन कलर का होता है। तो वो रागी कहाँ, कर्नाटक साइड में मिलता है। तो वहाँ पे उन लोग, जैसे साउथ में ज़्यादा चावल को उपभोग किया जाता है, नॉर्थ में गेहूं को ज़्यादा उपभोग किया जाता है, राजस्थान में हम बाजरा ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं, कर्नाटका में रागी का उपभोग कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रांत की, अलग अलग क्षेत्र की आवश्यकता के हिसाब से जो भी स्थानीय चीज़ों में पोषक तत्व होते हैं उनको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि स्थानीय भोज्य स्रोत ही सबसे ज़्यादा सहज उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा सोयाबीन आप जानते ही हैं, सोयाबीन की बड़ी होती है, सोयाबीन की दाल होती है, उसको भिगो के पका के खाया जा सकता है। सोयाबीन का दूध होता है, सोया मिल्क बोलते हैं जिसको। सोयाबीन का पनीर भी होता है जिसे टोफू बोलते हैं। इन सब में लौह तत्व अधिक मात्रा में है। और है गुड़ जो हम खाते हैं उसमें भी लौह तत्व काफ़ी मात्रा में है। फिर तिल में है, उड़द की दाल में है, बेसन में है, मूंगफली में है। अब तो ये जो हमारे आहार में कुछ चीज़ें जो सीजनल चीज़ें होती हैं ना, मौसम के हिसाब से हम खाते हैं, कि सर्दियों में हम तिल का लड्डू खा रहे हैं, तो तिल का लड्डू, गुड़ और तिल का एक अच्छा सम्मिश्रण, आयरन का बहुत अच्छा स्रोत। इसी प्रकार से हम मूंगफली की चिक्की खा रहे हैं, तो वो जो चिक्की है वो अपने आप में आयरन का बहुत अच्छा स्रोत है, मूंगफली भी और गुड़ भी। और इसी प्रकार से तिल की भी गज्जक हम खाते हैं सर्दी में, गोंद पाक खा रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये आयरन रिच चीज़ें हैं जो कि हमें शरीर को आयरन की कमी को पूरा करते हैं। उड़द दाल, बेसन और सब्जियों में कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिसमें कि आयरन बहुत अच्छी मात्रा में है? जितनी भी गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां हैं, जितनी भी गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें आयरन बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध होता है। इसके अलावा देखिए आप, आंवला, किशमिश, सेब, एप्पल कहते हैं ना, एप्पल में आयरन होता है और खाना चाहिए। अगर खून की कमी है तो सेब खाना चाहिए। काजू, मूंगफली, इन सभी में आयरन अच्छी मात्रा में होता है। तो जब आयरन की कमी हो जाए शरीर में तो क्या होता है, जो लाल रक्त कणिका है जिनको हम बोलते हैं रेड ब्लड कार्पसल, उसकी मात्रा कम होती है, शरीर में कमज़ोरी होने लगती है, शरीर थक जाता है, फटीग यानी कि थकान, वीकनेस यानी कि कमज़ोरी। और एक और कंडीशन क्या होती है, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक अनीमिया। हाइपो यानी कि कम मात्रा, क्रोमिक यानी कि यहाँ पे आयरन से तात्पर्य है कि आयरन की मतलब क्या कहें कि क्रोमिक उसके सेल से तात्पर्य है, यानी कि सेल कम हो जाते हैं, आकृति छोटी हो जाती है। माइक्रोसिटिक, कोशिका छोटी हो जाती है। एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता। तो हाइपोक्रोमिक अर्थात कम मात्रा, माइक्रोसिटिक अर्थात छोटी कोशिका, और रक्त अल्पता। तो यानी कि माइक्रोसिटिक, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया में क्या होता है, इसमें लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स, उनकी मात्रा भी कम हो जाती है और आकार में भी वो कम हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो जो उनकी ऑक्सीजन को संवहन करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। नतीजा, व्यक्ति में हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है, हाँफने लगता है, कमज़ोरी आने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन के लेवल क्या होते हैं, आप देख रहे हैं इस स्लाइड में। पुरुषों के लिए 12 से 14 ग्राम परसेंटेज हीमोग्लोबिन का स्तर होना चाहिए और महिलाओं में 11 से 14 ग्राम प्रतिशत
हीमोग्लोबिन का स्तर होना चाहिए। अगर आप टेस्ट कराएंगे तो वो बताएंगे हीमोग्लोबिन आपका कितना है, 10 है, 11 है, 12 है, वो मात्रा आएगी, ब्लड टेस्ट कराने पे पता लगता है। तो ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन की मात्रा है, ये भी मात्रा आपको याद रहनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आज की इस क्लास में आप आयरन के बारे में बहुत अच्छे से सीखे होंगे और साथ ही साथ खनिज तत्वों के बारे में एक प्रारंभिक जानकारी आपको और सुदृढ़ हुई होगी। आगे के लेसन्स में हम दूसरे अन्य खनिज तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।